हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट किया था डिविडेंड यील्ड मेथड का। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसमें हम अपना फर्स्ट मेथड कर चुके हैं। सेकंड मेथड का हमने कॉन्सेप्ट किया था थ्योरी वाइज, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये उसकी मेरिट्स क्या हैं और उसकी डीमेरिट्स क्या हैं। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में और अभी तक हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, डिविडेंड यील्ड मेथड का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो देखना है। देखो, डिविडेंड यील्ड मेथड में फॉर्मूला हमारा क्या है जिससे हम अपनी वैल्यू निकालनी है शेयर की। हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड करेंगे उसे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से और मल्टीप्लाई करेंगे जितनी हमारी शेयर की पेड अप वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा रहा फॉर्मूला। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड जो हमारा ये न्यूमरेटर है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के हमारे जो तरीका है वो ये है कि कैसे निकालते हैं हम। जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में निकाला था ना प्रॉफिट कंपनी का, एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से हमने एबनॉर्मल जो प्रॉफिट्स थे वो माइनस कर दिए थे, उसी तरीके से होगा ये भी। प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा कंपनी का, एक छोटा सा परफॉर्मा था प्रॉफिट, ये रहा, माइनस करेंगे उसमें से टैक्स, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, सिंकिंग फंड में जो डाला है वो, और प्रेफरेंस डिविडेंड को जो हमने दिया है वो। ये हमारे इस तरह से प्रॉफिट निकलता था कंपनी का। फिर जो प्रॉफिट अवेलेबल हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको हमने डिवाइड किया पेड अप ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो ये हमारा निकला था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। उसको हमने डिवाइड किया था नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से, और फिर पूरे को मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी 2000 शेयर्स हैं, 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 ईच, तो कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई आपकी, 2 लाख रुपए हो गई यहाँ से। फिर आगे कहते हैं कि 4000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 ईच, तो ये आपकी 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। इन एडिशन टू फिक्स डिविडेंड जो कि 5% दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स पर, आर इंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट अप टू 4% आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट 10% ऑन इक्विटी। एक तो प्रेफरेंस शेयर को, शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड 5% से मिलता है बाद में। अगर जो प्रॉफिट बच गया इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद, जो कि कितने रेट से देना है, 10% की रेट से देना है, इसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट में 4% हिस्सा किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर का, वो ये कह रहा है। फिर आगे कहते हैं कि एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है उसने 1 लाख दे रखा है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन टैक्सेशन एंड इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफ़र 6000 पर एनम टू रिज़र्व फंड। साल का 6000 रिज़र्व में भी डालना है। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन चाहिए होता है, हमारे पास आफ्टर टैक्सेशन है ये, लेकिन अब हमें इसमें से जनरल रिजर्व में और ये भी डालना है। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड, प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मल रेट जो है डिविडेंड का 8% है और इक्विटी का 10% है। अब हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, ऑफ ईच प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों की निकालनी है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 लाख दे रखा है। अब हमें जनरल रिजर्व में से अमाउंट कितना निकालना है, इसमें से 6000 साल का, तो बचा हमारा 94,000। अब इसमें से सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, जो कि हमारा 2 लाख की कैपिटल पे 5% डिविडेंड कितना निकलेगा, 10,000, वो दिया। उसके बाद हमारा जो बचा उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर में देंगे। कितना बचा है हमारा, 84,000 बचा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है, रेट 10% दे रखा है, तो 40,000 इक्विटी का डिविडेंड हो गया। अब जो बचा 44,000 इक्विटी को देने के बाद, अब 44 स्टेटमेंट ने बोला है कि जो देने के बाद भी, इक्विटी को देने के बाद भी बचेगा उसमें से 4% प्रेफरेंस को दोबारा दिया जाएगा। तो जो 44,000 बचा है इसका हमें इसमें से हमें 4% देना है, तो 4% किसका देंगे हम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। कितना बना, 8,000 डिविडेंड बना, 44 में से 8 के 36,000। अब जो बचा ये इक्विटी शेयर होल्डर का है सारा का सारा। तो अब हमें एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड निकालनी है, एक प्रेफरेंस की भी निकालनी है और किसकी निकालनी है, इक्विटी, दोनों की वैल्यू निकालनी है हमें। वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रेट चाहिए, पहले एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए। तो डिविडेंड पेड पहले हम प्रेफरेंस का निकालेंगे, एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड पेड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले डिविडेंड पेड ऊपर
फिर नीचे क्या रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिविडेंड पे हमने प्रेफरेंस शेयर्स को कितना किया है, देखो 2 बार किया है ना, एक बार तो ये 10,000 दिया है और एक बार फिर ये 8,000 दिया, तो टोटल डिविडेंड जो हमने प्रेफरेंस को दे दिया है वो हो गया 18,000 का। प्रेफरेंस की कैपिटल है 2 लाख, तो एक्सपेक्टेड रेट कितनी बन गई, एक्चुअल रेट 9% इसकी। ऐसे इक्विटी को हमने 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 40 दिया था, क्वेश्चन में देख लेना सोल्यूशन में, एक बार 40 दिया, एक बार ये 36 जो बचा सारा का सारा ये, और इक्विटी की कैपिटल है 4 लाख, तो यहाँ से एक्चुअल रेट आ गया हमारे डिविडेंड के 19%। अब हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, जो कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमने थियोरी में देखा था। वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का तरीका क्या है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ये एक्सपेक्टेड रेट एक्चुअल रेट होती है, एक्चुअल कह लो या एक्सपेक्टेड कह लो, वो डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अब यहाँ पे हमारी एक्चुअल रेट या जिसको आप एक्सपेक्टेड कहोगे प्रेफरेंस के लिए कितनी है, 9 है, और क्वेश्चन में नॉर्मल रेट कितनी दे रखी है प्रेफरेंस वालों के लिए, आपको ये दी हुई है 8। तो अब आप क्या करोगे, 9 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 100 आपका जो पेड अप आता है वो आपका क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू। 9 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 100, 112.2 आपके प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू होगी। इसी तरह आपकी इक्विटी की है, ये आपने 19 निकाला है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 10 गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। 19/10 मल्टीप्लाई 100 पेड अप वैल्यू है 190 रुपये, आपका इक्विटी की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अब हमारा थर्ड मेथड जो कहता है अर्निंग कैपेसिटी एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में वो ये कहता है कि अब तक हमने जो मेथड्स किए हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के, उसमें हमने शेयर की वैल्यूएशन किस हिसाब पे करी है, जो कंपनी ने एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर करा है। कई बार कंपनी का क्या होता है कि मान लो किसी साल अच्छे प्रॉफिट हो गए तो अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और कई बार अगर नेगेटिव प्रॉफिट्स हुए, प्रॉफिट नहीं हो पाया, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हो पाया, तो इसका मतलब ये थोड़े कि कंपनी बिल्कुल ही बेकार है। तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी तो अच्छी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो अच्छा है ना। एक बार अगर उसने डिविडेंड नहीं दिया, तो अगर उसने एक बार डिविडेंड नहीं दिया और आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हो अकॉर्डिंग टू जो पीछे 2 मेथड हुए, तो आपकी शेयर की वैल्यूएशन बिल्कुल ख़राब आएगी, क्योंकि आपने उस साल प्रॉफिट नहीं दिया। लेकिन अगर आप कैपिटलाइजेशन मेथड करते हो, उसमें क्या है कि आपने फर्म की अर्निंग कैपेसिटी देखनी है, ना कि उस साल की कितनी अर्निंग करी है उसने, उसकी ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है अर्न करने की, वो पॉइंट देखना होता है हमें। तो उस मेथड के, तो थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपके फर्म ने डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं करा है और आपकी कैपेसिटी अच्छी है, तो आपकी वैल्यू शेयर की बरकरार रहेगी जैसी पहले रही है, मतलब अच्छी रहेगी ऑन एन एवरेज। तो ये मेथड के अकॉर्डिंग यही कहता है वो कि पिछले 2 मेथड फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इग्नोर करते हैं, लेकिन फर्म की अर्निंग कैपेसिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैलकुलेशन के लिए। तो इसीलिए थर्ड मेथड इवॉल्व हुआ, जिसमें फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को ध्यान में रखा गया है। इग्नोर द अर्निंग कैपेसिटी, पिछले 2 मेथड की बात कर रहे हैं। ऑफन क्या होता है, फर्म डिक्लेयर करती है डिविडेंड, कंपनी इज़ मच लेस देन द रेट ऑफ अर्निंग। कई बार कंपनी क्या करती है, रेट ऑफ जितनी अर्न कर रही है उससे कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर लाइकली टू, क्योंकि उसी साल के प्रॉफिट्स को बांटना की बजाय वो क्या करती है, पिछले बटे हुए प्रॉफिट बांट देती है, और थोड़ा जो हिस्सा बचा उसी में से वो देती है अपने एक्चुअल प्रॉफिट में से, इसीलिए वो नॉर्मल रेट से कम बांटती है प्रॉफिट। तो हेंस द अर्निंग कैपेसिटी मेथड यूज़ किया गया है। तो इसमें अर्निंग कैपेसिटी मेथड के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू है शेयर के निकालने की, वो ये होगी कि रेट ऑफ अर्निंग निकालोगे आप। रेट ऑफ अर्निंग क्या है आपका, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतनी बार आए, क्या होता है कि जिस रेट से पूरी इंडस्ट्री अर्न कर रही है प्रॉफिट, ना कि सिर्फ आपकी फर्म, बल्कि पूरी इंडस्ट्री का रेट होता है वो। रेट ऑफ अर्निंग सिर्फ आपकी फर्म का होता है, मल्टीप्लाई पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इसमें अब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए, एक ये और एक ये। अब हमें क्या है, इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है। और ये तो हमें क्वेश्चन में नॉर्मली गिवन होता है। तो हमें रेट ऑफ अर्निंग जो निकालनी है, रेट ऑफ अर्निंग निकालने के तरीका है हमारे पास, वो होगा कि एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकालेंगे कि हम किस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कि आपकी एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग कैसी हुई। अब फ्यूचर का जब भी आप प्रोजेक्शन करते हो वो हमेशा एवरेज के बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स है, ये आपके जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था
जिस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट जैसे निकाला था, वैसे ही बिल्कुल आप अर्निंग यहाँ पर एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का निकालने का भी वही तरीका है जो हमने पहले चैप्टर में किया था। क्या था वो आपका, कि आप असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करते थे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग कैसे निकालेंगे, देखो आपको जैसे आप प्रॉफिट, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन उनका एवरेज, उसमें से आप क्या करोगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो डिडक्ट करोगे, एबनॉर्मल लॉस जो है वो आप ऐड बैक करोगे। ये बिल्कुल सेम वही तरीका जो आपने गुडविल के चैप्टर में किया था। फिर ठीक है, और वही बात कह रहा है कि इफ़ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन हैज़ चेंज, पास्ट प्रॉफिट मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। और इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं करनी है, क्यों, इन्वेस्टमेंट आपका कैसी नेचर की है कि आपके बिज़नेस से अलग आपको अचानक गेन हुआ है, तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है आपको वो माइनस करना होता है अपनी एवरेज प्रॉफिट में से। फिर आगे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बिल्कुल वही तरीका है जो आपने पहले किया था, कि असेट्स उनकी मार्केट वैल्यू पे लेनी है, असेट्स एट देयर मार्केट वैल्यू एंड देन डिडक्ट करंट लायबिलिटी फ्रॉम द टोटल असेट्स। ये तरीका रहेगा इसका। वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाई नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई पेड अप। ये उसको समराइज़ कर दिया। अब रेट ऑफ अर्निंग निकालने का तरीका क्या है, प्रॉफिट अर्न डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। ये दो चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट लेना है, जो आपको प्रॉफिट कंसीडर करना है, वो आपको प्रॉफिट कैसे लेना है, आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग। टैक्स काटने के बाद, लेकिन के बाद, और किन किन चीज़ों को से पहले लेना है हमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देने से पहले वाला प्रॉफिट लेना है, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस को देने से पहले। फिर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, पहले हमने क्या किया था पिछले मेथड में, हम रिज़र्व माइनस करके प्रॉफिट लेते थे। अब हमें इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है कि रिज़र्व से पहले का प्रॉफिट लेना है हमें। इसके इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इसकी इलस्ट्रेशन भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ये हमें वो दे रखी है इसकी बैलेंस शीट। इक्विटी में शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी कैपिटल इतनी है, प्रेफरेंस भी दे रखी है, रिजर्व फंड्स भी दे रखे हैं, P&L का बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट फॉर 2012 बिफोर टैक्सेशन है, हमें आफ्टर टैक्सेशन चाहिए होता है, तो हम बाद में इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट के ऊपर ही बस। तो प्रॉफिट फॉर 2012 है 4,30,000। करंट लाइबिलिटीज़ में आपको सिर्फ ट्रेड पेबल गिवन है। एसेट्स में बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन माइनस कर रखी है, फिर फर्नीचर है, फिर इन्वेस्टमेंट है, हमें इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट माइनस करना है। फिर है करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। फिर आगे कहता है इस सम के लिए वो कि जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं है उसमें वो कहते हैं कि बिल्डिंग 350 की वर्थ है, मार्केट वैल्यू है, ये हमें मार्केट वैल्यू पर ही लेनी होती है एसेट्स। फिर आगे कहते हैं कि पब्लिक कंपनी जो सिमिलर बिजनेस कर रही हैं वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं 15%। इसका मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपकी 15%। देखो, आपको स्टेटमेंट में कई बार डायरेक्ट नहीं देगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतनी है, आपको समझना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। उसने वही बोला यहाँ पर, पब्लिक कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस शोइंग ए प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ 15%। इसका मतलब जो दूसरी कंपनीज कर रही हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट करने का 15 है, इसका तो इंडस्ट्री में 15% का अर्निंग रेट चल रहा है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% होगा। अगले में कहता है कि प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर्स के कहते हैं कि 50,000 एनुअल इंक्रीज़ दिखाते हैं। ये आपका इलस्ट्रेशन बिल्कुल वैसी है जैसी है कि गुडविल के चैप्टर में थी कि हर साल प्रॉफिट उसमें क्या था 30,000 इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट 50,000 इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर 2012 में आपका प्रॉफिट 4,30,000 है, जैसा कि आपके बैलेंस शीट में शो किया गया है, ये 4,30,000 ये प्रॉफिट 2012 में है। तो 2011 में कितना होगा आपका प्रॉफिट, 4,30,000 में से आप 50,000 माइनस कर देंगे। फिर 2010 में कितना होगा, जो माइनस करके 50,000 है उसमें से दोबारा 50,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 50,000 का एनुअल इंक्रीज़ हो रहा है। इसका सोल्यूशन करते हैं हम कि वैल्यू ऑफ अर्निंग कैसे निकालेंगे।
कि पहले हमें क्या क्या चाहिए होता है। आपको अगर समझ ना आए ना कि मेरे को पहले क्या निकालना है, तो आप सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आपको अपने दिमाग में क्या याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है। रेट ऑफ अर्निंग चाहिए आपको निकालने के लिए। रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला क्या, अब वैल्यू ऑफ शेयर का हमने देखा क्या था फॉर्मूला, कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट या फ्यूचर अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए तो आपको क्या चाहिए, फिर फ्यूचर अर्निंग्स के लिए आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चाहिए आपको, मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू, मतलब क्या, जो 100 गिवन है। तो आप क्या निकालोगे, पहले प्रॉफिट निकालोगे और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, ताकि आपको फ्यूचर अर्निंग पता चल जाए। फ्यूचर अर्निंग आपको पता चल जाएगी, क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो गिवन ही है, फिर आपका सम हो जाएगा। इसलिए आप पहले प्रॉफिट्स निकालना पसंद करोगे। आपकी इच्छा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो या प्रॉफिट निकालो, जो आपकी इच्छा है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं अगर हम पहले, तो बिल्डिंग आपको मार्केट वैल्यू पे हमें असेट की वैल्यूएशन करनी होती है, जो कि बिल्डिंग की हमें मार्केट वैल्यू दे रखी है 350। तो हम बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे 3,50,000। फिर हमें फर्नीचर कह रहा है, वो फर्नीचर की हमें अलग से कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो जो बैलेंस शीट में पड़ी होगी हम उसी वैल्यू से फर्नीचर को उठाएंगे। 3,000 गिवन है बैलेंस शीट में, आप स्टेटमेंट में देख लो। इन्वेंट्री उसके बाद आपको दे रखी है 4,50,000। अब आपको क्या मैम इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लेनी होती, वो हमें अपने प्रॉफिट्स में से माइनस करनी होती। क्यों? क्योंकि वो आपके बिज़नेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस से अलग नेचर का इनकम है वो आपका। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स आपको गिवन है 280 के। कैश आपको 60,000 का गिवन आपके बैलेंस शीट में, आप चेक करना। फिर उसमें से आप माइनस करोगे ट्रेड पेबल, आपके ये आ गया नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 10,95,000। फिर आपको चाहिए प्रॉफिट्स चाहिए। 2012 के प्रॉफिट आपको 430 दे रखे हैं, तो 11 के 430 में से आप 50 माइनस कर दो। फिर 2010 के 380 में से 50 माइनस कर दो, 330। ये आपके 3 साल के प्रॉफिट हो गए। अब आपका ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है ना हर साल, तो इसका मतलब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, एवरेज प्रॉफिट, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 2010 में इतना है, 11 में, 12 में हाईएस्ट प्रॉफिट को हाईएस्ट वेट दिया जाएगा, 3, 2, 1। ये हमारी कैलकुलेशन करनी है हमें एवरेज प्रॉफिट की, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। उसके अकॉर्डिंग हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है 3,96,667 रुपये। इसमें से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है वो हमें माइनस करना होगा। वो कितना बनेगा, अब देखो एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 3,35,000 की, ये क्या है, उसकी बुक वैल्यू है। लेकिन जब भी हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है। फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 4 लाख, तो आप 4 लाख का 4% देखो कितना आता है, ये आएगा आपका 16,000। 16,000 का आपका इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अर्न करा है आपने, तो आप ये 16,000 अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। फिर ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट क्या चाहिए होता है, आफ्टर टैक्सेशन चाहिए होता है। टैक्सेशन की रेट आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जितने गिवन है उतने रेट से आप टैक्स लगाएंगे। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको टैक्सेशन की रेट गिवन नहीं है, इसीलिए जब भी आपको रेट नहीं दी जाती तो आप 50% टैक्स की रेट एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको टैक्स 50% से इसने एज्यूम करा है। 50% लगाया इसने 3,80,000 का, बना 1,90, 334 रुपये। उसके बाद टैक्स काटने के बाद आपका प्रॉफिट बचता है 1,90,333 रुपये। ये आपका प्रॉफिट आ गया। इसको आप डिवाइड करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड से जो आपने ऊपर निकाली 10,95 मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से, ये आपकी रेट ऑफ अर्निंग आ गई 17.38%। इसको आप डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि 15% है, मल्टीप्लाई करोगे पेड अप वैल्यू से, तो आपके शेयर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 115.87 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके साथ ही हमारा बिल्कुल लास्ट मेथड है आप इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लास्ट मेथड है एवरेज मेथड और मीन मेथड, या फिर हम इसको कहेंगे फेयर वैल्यू मेथड। इस मेथड में वो क्या कहता है कि अब तक हमने जो भी मेथड्स यूज़ करे, नेट एसेट, डिविडेंड यील्ड और उससे पिछला एक्सपेक्टेड अर्निंग का जो किया था, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, ये सब हमें अलग अलग वैल्यू देते हैं शेयर की। ठीक है, तो हमें रिलाई करना मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। तो एवरेज मेथड क्या कहता है कि आप अपने शेयर की वैल्यू किसी भी 2 मेथड से निकालिए,
ठीक है, और फिर बाद में उनका एवरेज कर दीजिए। ठीक है, कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट क्या है कि वैल्यूएशन में बी डन बाय एनी टू मेथड एंड द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड, अलग अलग मेथड से जो जो वैल्यू आई है उसको एवरेज कर दो। ठीक है, इसी तरह क्या है कि एवरेज वैल्यू मे बी लॉजिकली कंसिडर्ड द फेयर वैल्यू, तो जो दोनों मेथड्स का एवरेज निकलेगा उससे वो ज़्यादा फेयर रिपोर्ट देती है, व्यू देती है, क्योंकि पिछले सारे मेथड अलग अलग वैल्यू देते हैं शेयर की, इसीलिए दो मेथड कोई निकाल लो और उनका एवरेज कर लो। ये मेथड हमें ये कहते हैं, इस मेथड का नाम है एवरेज मेथड। मीन मेथड, मीन में भी हम एवरेज निकालते हैं। फेयर वैल्यू इसीलिए नाम है क्योंकि ये हमें थोड़े फेयर इमेज देता है। इसका तो हमें क्या करना है कि जो भी दो हमारे मेथड हो चुके हैं उनमें से किसी दो से निकाल के दोनों का एवरेज कर देना है। तो इसकी इलस्ट्रेशन आप लोग खुद करके देखना, बिल्कुल सिंपल है, ऐसी ही है कि देखो आपको बैलेंस शीट गिवन है 2012 की, ये इक्विटी गिवन है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, असेट्स करंट और नॉन करंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर करनी है, असर्टेन द वैल्यू ऑफ शेयर। अब क्या करना है कि दो अलग अलग मेथड से निकालना और दोनों का एवरेज कर देना। जैसे इसका सोल्यूशन देखो, इसमें एक बार इसने नेट असेट मेथड से शेयर की वैल्यू निकाल ली। पहले तो नेट असेट मेथड के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ गई शेयर की, 135 रुपये। फिर इसने अर्निंग कैपेसिटी से निकाल ली, अर्निंग कैपेसिटी से इसकी शेयर की वैल्यू आई 180 रुपये। फिर इसने क्या किया, फेयर वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग कि दोनों को एवरेज कर दिया। नेट असेट वाली 135 थी, अर्निंग कैपेसिटी वाली 180 थी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया 2 से, दोनों की एवरेज आ गई हमारी 157.95 रुपीज़। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।